वीडियो में आप लोगों को जानकारी मिलेगी कि पारिभाषिक शब्दावली की समस्या क्यों है। पारिभाषिक शब्दावली क्या है, यदि आप नहीं जानते, पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चाहे तो कमेंट बॉक्स पे लिंक है आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्लेलिस्ट का, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। पारिभाषिक शब्दावली की समस्या क्यों है, इसके निर्माण की प्रक्रिया और समाधान का विवरण प्रस्तुत करें। निरंतर यानी लगातार विदेशों के आक्रमण की चपेट में फंसे भारत ने अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखा है। उसका ना विकास कर पाया और ना समाज ही कर पाया। भाषा के क्षेत्र में परिमार्जन की आवश्यकता थी, यानी भाषा में जो भी त्रुटियां होती है, गलतियां होती है, इसको सुधारने की ज़रूरत थी, वह नहीं हुई, ना हुई, ठीक है, नहीं हो पाई। इसके समुचित अवसर प्राप्त नहीं हो पाया। हिंदी भाषा के विकास के परिस्थिति अन्य आवश्यकता की पूर्ति का प्रयास नहीं हो पाया। हिंदी भाषा की उपयोगिता की आवश्यकता भी प्रबुद्ध वर्ग नहीं समझ रहा था, यानी हिंदी भाषा के इम्पोर्टेंस को जो ज्ञानी लोग थे वे भी नहीं समझ पा रहे थे, ठीक है। अतः इसकी विकास प्रक्रिया में अपना चिंतन भी नहीं प्रदान कर रहे थे। यही कारण है कि इस क्षेत्र में अभिनव प्रकार की अभिव्यंजना नहीं प्रस्तुत की गई, मतलब इस क्षेत्र में कोई खास विकास नहीं हुआ। भाषा में व्यक्ति प्रादुर्भाव व्यवहार से आता है। हमारे देश में अंग्रेजी और उर्दू भाषा की उपयोगिता ही हमेशा हुआ करती थी, प्रायः हुआ करती थी। इसलिए हमारी भाषा अपाहिज की तरह कमज़ोर होकर रह गई। इसका सबसे बड़ा कारण विदेशों का प्रभाव था। अंग्रेजी भाषा का परिमार्जन 19वीं शताब्दी तथा 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जितनी वैज्ञानिक या प्राविधिक प्रगति हुई वह अभूतपूर्व थी। यानी 19वीं और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अंग्रेजी भाषा में जो सुधार हुए हैं उसका ऐसा सुधार पहले नहीं हुआ था। उसे प्रगति ना कहकर क्रांति कह सकते हैं, लेकिन विज्ञान की द्रुत प्रगति ने अंग्रेजों ने पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया। वह प्रगति हिंदी में नहीं हो पाई, जैसे कि प्राकृतिक और भौतिक पदार्थ के लिए वृक्ष, पौधे, पक्षी, सेलिक्यूल, रेडिकल आदि। नूतन तत्व के लिए एक्सरे, बीटा रे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, स्पेक्ट्रम, मैग्नेटिक, इंडक्शन आदि। यंत्र साधित उपकरण जैसे थर्मामीटर, बैरोमीटर, कैलोमीटर, सेक्टोमीटर, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप आदि। गुण या भाव जैसे सेटेशन, रेडिएशन, रिफ्रैक्शन, रेक्सीरेशन, मोमेंटम, वेलोसिटी, वॉल्यूम। आधुनिक ज्ञान की शाखाएं अनुमानतः 600 है। अकाउंट्स, एरोनॉटिक्स, एग्रीकल्चर, एनाटॉमी, एग्रोपोलॉजी, आर्किटेक्चर, आर्ट, एस्ट्रोफिजिक्स, एविएशन, बैक्टीरियोलॉजी, बैंकिंग, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, सेरेमिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, डेंटिस्ट्री, डेमेंट्री, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, हिस्ट्री, हेरोलॉजी आदि है। इन 600 शाखाओं में पारिभाषिक शब्दावली की संख्या लगभग 20 लाख मानी जाती है। जीवित भाषाओं में दूसरी भाषाओं के शब्द को आत्मसात करने की क्षमता होती है। हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी के अनेक शब्दों को देखा जाता है। शब्दों का आदान प्रदान भाषा के स्वभावगत लक्षण होते हैं। मनुष्य की भाषाओं की प्रकृति की भिन्नता के साथ उसकी प्रकृति और शक्ति में भी भिन्नता पाई जाती है। भाषा के विकास में बोलने वाले को मनोवृत्ति, संस्कृति, जलवायु, इतिहास, भूगोल आदि प्रेरित नियंत्रण के कार्य करते हैं। अर्थात भाषा का विकास मात्र प्रयास से नहीं होता, बल्कि मनुष्य के सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण के आधार पर होता है। हमारी हिंदी अंग्रेजी और फारसी के शब्दों से मिलकर जिस भाषा का स्वरूप प्रदान करती है
वह अत्यधिक हास्यास्पद प्रतीत होती है। भाषाविदों ने पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के लिए 3 बातों पर ध्यान देना शुरू किया। पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के लिए भाषाविदों ने जिन 3 बातों पर ध्यान देना शुरू किया वे है मात्र पारिभाषिक शब्दावली है, अतः यह शब्द बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होना संभव नहीं है। यह शब्दावली पारिभाषिक शब्दावली जो है यह शब्दावली पारिभाषिक है, अतः बहुसंख्यकों के लिए नहीं है, केवल विद्वानों की भाषा है। यह है यानी पारिभाषिक शब्दावली वर्तमान पीढ़ी के लिए नहीं है। इस प्रकार पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में हमें इसीलिए अभिरुचि लेना चाहिए ताकि भविष्य की पीढ़ियों की यह बोलचाल की भाषा बन जाए। हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के कतिपय मूलभूत सिद्धांत ये है। एक शब्द ही प्राचीन अर्थ का वाचक है। हिंदी के पारिभाषिक शब्द सार्थक है, अर्थात वे अभिहित वस्तु की किसी प्रमुख विशेषता का निर्देश करते हैं। शब्दों का आधार आनुपातिक सीमा का अतिक्रमण नहीं करता, अर्थात अंग्रेजी शब्दों की अपेक्षा वह अधिक स्थान नहीं घेरता। ध्वन्यात्मक दृष्टि से वे शब्द भारतीय भाषाओं की प्रकृति के अनुकूल है। किसी शब्द के विभिन्न रूप एक ही मूल से व्युत्पन्न है, अतः उसे जान लेने पर अन्य रूप अनायास सिद्ध हो जाते हैं। उपयुक्त सिद्धांतों के स्पष्टीकरण के लिए कुछ उदाहरण इस प्रकार लिए जा सकते हैं। शब्द प्रत्यय फॉस्फेट, इसमें 8 है, ठीक है। भारतीय इसमें ई है, और फॉस्फेट इसमें ईडी प्रत्यय है। भारतीयवित इसमें इत जो है प्रत्यय है हिंदी शब्द में, ठीक है। इन शब्दों के देखने से उपयुक्त उदाहरणों के मूलभूत सिद्धांत स्पष्ट हो जाते हैं। ये सभी शब्द ग्रीक मूल फोस प्रकाश फोरस का वाहक से निष्पन्न है। इसमें ग्रीक शब्द फोस संस्कृत का जाल प्रकाश है, फोरस भर है। ध्वनि परिवर्तन से केवल फा कम हो गया है, प्रत्यय भी परंपर समान है। ईडी इत केवल ता का दा हो गया है। आई सी इक में कोई अंतर नहीं। आई ओ उन उच्चारण में प्रायः है। एक है इन, इन बिल्कुल एक, केवल 3 प्रत्ययों में अंतर है, वह यदा कदा देखा जाता है। जिस प्रकार एट इन अंग्रेजी के अनुकूल है, वैसे ही इच ए भारतीय भाषाओं के। यही प्रकाश वाचक भाषा शब्द भास्कर सूर्य में है। इन अंग्रेजी शब्दों के समानांतर प्रस्तुत भारतीय शब्द ना तो केवल अधिक कठिन है, ना उच्चारण और स्थान तो वे निश्चित ही कम घेरते हैं। यदि अभ्यास को छोड़ दे तो अंग्रेजी शब्दों के प्रति आकर्षण का कोई दूसरा कारण नहीं दिखाई देता। इस प्रकार पारिभाषिक शब्दों की रचना की जा सकती है। विद्वानों ने इन्हीं मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखकर पारिभाषिक शब्दावली की रचना की है। पारिभाषिक शब्दावली प्रयोग आधार पर वर्गीकृत शब्द प्रकारों में तीसरा और आखिरी प्रकार है, जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष में व्यवहृत यानी व्यवहार किया जाने वाला कोई शब्द परिभाषा की सीमा में आकर अपने अर्थ की असीमितता को खो देता है। वह शब्द ही पारिभाषिक शब्दावली की संज्ञा से अभिहित होता है। शब्द के अन्य 2 प्रकारों में सामान्य और अर्ध परिभाषिक शब्द गृहीत होते हैं। स्पष्ट है कि पारिभाषिक शब्दावली विशेष अर्थ में व्यवहृत की जाने वाली वह शब्दावली होती है जो अनेक विशेषताओं से समन्वित होती है, यथा यानी जैसे कि एकार्थता, असंदिग्धता, क्षेत्रीयता, स्पष्टता आदि। ध्यातव्य यानी ध्यान देने योग्य है कि पारिभाषिक शब्दावली स्वयं में निर्माण की संभावना को भी सहेजे रखती है, जो उसकी सबसे बड़ी विशेषता कही जा सकती है। जहाँ तक पारिभाषिक शब्दावली के किसी क्षेत्र विशेष से जुड़े होने का प्रश्न है, तो यह क्षेत्र
ज्ञान की शाखाओं से संबद्ध होता है, जिसके आधार पर शब्द विशेषज्ञीकृत होते हैं। मानव समाज में ऐसा देखा जाता है कि उसके परिवर्तनों के अनुसार ही अभिव्यक्तिक जरूरतें भी बदलती जाती है। यही कारण है कि व्यापार से जुड़े हुए लोगों की शब्दावली प्रशासन, विज्ञान आदि क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों की शब्दावली से सर्वदा भिन्न होती है। इस प्रकार ज्ञान विज्ञान से संबद्ध सभी विषयों में व्यवहृत यानी व्यवहार किए जाने वाली शब्दावलियों के साथ ही समाज के विभिन्न संदर्भों और परिवर्तनों के आधार पर वर्गीकृत क्षेत्रों की शब्दावली भी काफ़ी अंतर लिए रहती है और वे सभी शब्दावलियाँ पारिभाषिक होती है, क्योंकि उन क्षेत्रों की अलग अलग शब्दावली अलग अलग विशेष अर्थ में गृहीत होती है। इस प्रकार ज्ञान विज्ञान से संबद्ध विषयों यथा यानी जैसे कि भूगोल, अर्थशास्त्र, भाषा विज्ञान, भौतिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, राजनीति विज्ञान, वाणिज्य, बैंकिंग, विधि, समाज विज्ञान, प्रशासन आदि सभी क्षेत्रों की अपनी अपनी अलग शब्दावलियाँ होती है। उदाहरण के लिए लिपिक, निदेशक, पुष्टि, अधीक्षक, प्रभारी, वेतन वृद्धि, विनिमय, संग्रहण, निवेश, संकलन, आवर्ती, मूल्य निर्धारण, यथा प्रस्ताव, सहायक, संविधान सभा, प्रतिलिपि आदि। पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत प्रशासनिक स्तर पर प्रयोग होने वाली शब्दावली ही प्रशासनिक शब्दावली की संज्ञा से अभिहित होती है। यह सामान्य हिंदी से सर्वथा यानी एकदम भिन्न अलग होती है। यह सामान्य हिंदी से एकदम अलग होती है। यह शब्दावली सरल, स्पष्ट एवं सुबोध होती है। यह एकार्थक होती है। यह पारिभाषिक होती है। यह अनौपचारिक होती है, क्योंकि इसका प्रयोग प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने भर के लिए किया जाता है। मूल्यार्थ का बोध कराने के कारण यह शब्दावली अभिधा प्रधान होती है। इसकी वाक्य संरचना सामान्य हिंदी से भिन्नता लिए होती है। यहाँ कर्ता का लोप होता है। इस प्रकार की हिंदी का अपना अपना मनोविज्ञान होता है। चूँकि यह हिंदी प्रशासनिक कार्यालयों में अधिकारी एवं कर्मचारियों के द्वारा प्रयोग की जाती है। यह अधिकारी एक कर्मचारी शासन तंत्र के ही अंग होते हैं। यही कारण है कि उनके द्वारा किया जाने वाले कथन व्यक्ति सापेक्ष न होकर व्यक्ति निरपेक्ष होता है, यानी डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट होता है। इसकी शब्दावली वैज्ञानिक और भाषिक मानवता से बिल्कुल पूर्ण होती है। स्पष्ट है कि प्रशासनिक हिंदी वाक्य संरचना की दृष्टि होती है, जिससे कुछ एक वाक्यों द्वारा उदाहरण लिया जा सकता है। सूचनार्थ प्रस्तुत है, फॉर इंफॉर्मेशन ओनली। आवश्यक कार्रवाई कर दी गई, नीडफुल हैज़ बीन डन आदि। पारिभाषिक शब्दावली वे शब्दावली होते हैं, वोकैबुलरी होते हैं, जिसका प्रयोग खास तौर से सरकारी कार्यालयों में किया जाता है, जो पारिभाषिक होने के कारण ही कार्यालय प्रयोजन को पूरा करने में सहायक होती है। इसलिए प्रशासन के क्षेत्र में ऐसी शब्दावलियों का अपना अलग महत्व होता है। इसके अंतर्गत प्रयोग होने वाली शब्दावलियों में भुगतान आदेश, पदोन्नति, वेतन, चिट्ठा, निर्गमन आदि है। वस्तुतः प्रशासनिक हिंदी जो सूचना प्रधान भाषा मानी जाती है, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए व्यवहृत होती है। प्रशासनिक हिंदी का इस्तेमाल कहाँ होता है? अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए प्रशासनिक हिंदी का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी पारिभाषिक शब्दों के अभाव में, कभी कभी पारिभाषिक शब्दों की कमी में या अभाव में समस्या उत्पन्न हो जाती है। सच कहा जाए तो प्रशासनिक हिंदी विभिन्न कार्यालयों यानी ऑफिसेस के मध्य व्यवहार की जाने वाली पत्राचार की भाषा है। प्रशासनिक अथवा कार्यालयी भाषा के
प्रयोग क्रम में उत्पन्न होने वाली समस्याएं इस प्रकार है। वर्तनी संबंधी समस्या, लिपि की अस्पष्टता, अंग्रेजी वर्तनी का प्रभाव, मूलतः अशुद्ध होकर भी शुद्ध माने जाने वाले शब्द, सर्व स्वीकृत रूप का भाव, पारिभाषिक शब्दावली की समस्या। वर्तनी संबंधी समस्या। यद्यपि हिंदी आज राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन है, तथापि इसकी वर्तनी में एक रूपता का अभाव दृष्टिगत होता है और यह स्थिति प्रशासनिक हिंदी के साथ भी है। लिपि की अस्पष्टता। प्रायः विदेशी शब्दों को ही हिंदी में लिखित के क्रम में अशुद्धियाँ हो जाती है। विदेशी शब्द जो है उसको हिंदी में लिखने के समय में अशुद्धियाँ हो जाती है, माने त्रुटि हो जाती है। ठीक है। नुक्ता का प्रयोग उर्दू में उच्चारण की सुविधा के लिए किया जाता है, जो उचित, किंतु हिंदी में उस शब्दावली को लिखने के क्रम में नुक्ता छोड़ दिया जाता है, यथा अर्जी। अंग्रेजी वर्तनी का प्रभाव। प्रशासनिक शब्दावलियों के प्रयोग के क्रम में कभी कभी अंग्रेजी वर्तनी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। मूलतः अशुद्ध होकर भी शुद्ध माने जाने वाले शब्द। बहुत सारे शब्द ऐसे भी हैं जो हिंदी में भले ही शुद्ध मान लिए गए हो, पर संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध ठहराए जाते हैं। जैसे कि उपयुक्त शुद्ध शब्द है, जिसके उपरोक्त शब्द भी प्रयोग होते हैं। उपरोक्त शब्द जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका शुद्ध रूप है उपयुक्त, लेकिन उपरोक्त का भी इस्तेमाल किया जाता है। सर्व स्वीकृत रूप के अभाव। प्रशासनिक शब्दावली में सर्व स्वीकृत रूप का अभाव दृष्टिगत होता है तथा कहीं वापिस का प्रयोग होता है तो कहीं वापस का। पारिभाषिक शब्दावली की समस्या। पारिभाषिक शब्दावली की समस्या। प्रशासनिक हिंदी में आज भी पारिभाषिक शब्दावली की समस्या बनी हुई है, जिसको दूर करने के लिए आवश्यक है कि भाषाविदों द्वारा स्वास्थ्य दृष्टिकोण के साथ केंद्रीय स्तर पर शब्द निर्माण हो, ताकि उसमें एक रूपता आ सके। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगी कि प्रयोजनमूलक हिंदी से आप क्या समझते हैं और इसके परित्याग पर प्रकाश डालें। ठीक है, इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।